ऐसे महाराणा प्रताप पैदा करने का, ऐसे भगत सिंह पैदा करने का, क्योंकि महाराणा प्रताप के बारे में या इस तरह के जो महापुरुष हुए हैं उनके बारे में हमने एक बात सुनी है कि वो बिना ऐसे कोई भूल चूक से पैदा नहीं हुए। आप जब भी नरेंद्र भाई को सुनोगे, किसी को सुनोगे, तो एक गर्भ संस्कार का जिक्र आता है और गर्भ संस्कार में ये बताया गया है कि किस तरह बच्चे की तैयारी करनी होती है। अगर मान लीजिए किसान भी फसल उगाता है, जो सुनील भाई ने उदाहरण दिया है, तो किसान भी फसल उगाने से पहले उसको 4-5 बार जोतता है। खासकर जब ईख जो गन्ना होता है ना, गन्ना की फसल बड़ी मुख्य फसल मानी जाती है, तो बताते हैं गन्ने को लगाने से पहले उसको 8 बार जोता जाता है। मतलब क्या है कि उसकी तैयारी करनी पड़ती है, ज़मीन की भी, पानी की भी, खुराक की भी। तो इसी तरह जो बच्चा पैदा करना होता है उससे पहले उसकी तैयारी करनी होती है। और दुर्भाग्य से हम आज सारे जो बच्चे वो भूल चूक से पैदा हो रहे हैं। किसी बच्चे को, कोई 100 में से 1000 में से एक बच्चे को छोड़ के नहीं, किसी की हम तैयारी नहीं कर पाते। तो आने वाले जो ये बिना प्लान के बच्चे हैं, बिना तैयारी के बच्चे हैं, ये सारी उम्र दवाई ही खाएंगे, ये कभी जाके कोई आंदोलन भी करेंगे, इस पर हमें बड़ी शंका है। तो मैं बहनों से निवेदन करूँगा, जिसको भी समय है आप एक टीम बनाइए और इस टीम का एक ही काम रहेगा कि गर्भ संस्कार के विषय को किसी योग्य वैद्य के द्वारा समझ के आपको गांव-गांव जाना पड़ेगा। अगर आपको आने वाले समय में इस नस्ल को, इस पीढ़ी को, इस भारत माँ को बचाना है, तो आपको सिर्फ गर्भ संस्कार पे ही काम करना पड़ेगा, बाकी विषय तो गौण हो जाएंगे। क्योंकि जो शिवाजी के बारे में कहावत है, शिवाजी की माँ जो जीजाबाई थी, उसने कहा था कि मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगी, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था। उसने उसको राजवैद्य को कहा था कि या तो मुझे ऐसे बच्चा पैदा करके दो जो इस भारतवर्ष पे राज करे, नहीं तो मुझसे बच्चा पैदा नहीं करना मुझे। ये बताते हैं कि उसको राजवैद्य को 22 वर्ष का समय लगा था शिवाजी को पैदा करने में। ऐसा नहीं था कि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, उसकी तैयारी में 22 साल लग गए थे। और जब शिवाजी पैदा हुआ तो उसने पानीपत आके मतलब एक 76 राज इस देश पे किया था। तो ऐसे बच्चे जब तक हम पैदा नहीं कर पाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारे बाद की जो पीढ़ी होगी, क्योंकि एक गैप बीच में आएगा, जो सब लगभग भूल चूक के हैं, उसमें से कुछ लोग बचेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हमने बचाना पड़ेगा। और आयुर्वेद में कल वैद्य जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई दी आपको। अब जो मूल विषय है जनता सरकार मोर्चा, इसमें मैं एक आपसे निवेदन ये भी करूँगा, जिस साथी को जितना समझ में आए उतना ही जाके आपको समाज में बताना है। मैंने अगर कोई बात कही है और उससे आप तनिक भर भी सहमत नहीं हो, तो आपने उस बात को एक बार के लिए रोक देना है। आपको जितना श्योर हो जाए। आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो बात आप सुनो आपने उस पर स्वयं भी ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ना है, समाज में जाके देखना है। जब आपको बिल्कुल ये तय हो जाए कि ये बात 100% प्रमाणिक है, तभी आपने बोलना है। इस बात का हमें खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा, कई बार अगर आपने किसी के हाथ द्वारा कोई बात बोल दी और वो बात कहीं आपको किसी गांव में देनी आ गई, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आप जिस बात के प्रति श्योर हो, जो बात यहाँ बताई जा रही है वो 200% प्रमाणिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने अपने उस सतर पे भी उसको एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर लेना है। इतनी बात है। मैं एक बात, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, कई बार हमें पूछते हैं बहुत सारे जाके, और आपके पूछने जी आपका जनता सरकार मोर्चा है क्या करना चाहते हो आप लोग। तो ये बात मेरे द्वारा तो नहीं, मैंने किसी वीडियो में सुनी थी। एक बार आचार्य चाणक्य को कोई पूछता है कि आचार्य जी आप करना क्या चाहते हो। तो आचार्य चाणक्य ने कहा, जो हम करना चाहते हैं ना, अगर हमने बता दिया तो आप हंसोगे। उसने कहा जी बताओ तो सही, करना क्या चाहते हो। उसने कहा हम अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं। उसने कहा ना हमारे पास भूमि है, ना पैसा है, ना सेना है, ना राज्य है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं। उसने कहा जी आप तो सपना देख रहे हो। उसने कहा जी मैं सपना नहीं देख रहा, मैंने इसकी प्रतिज्ञा ली है। तो हमने प्रतिज्ञा ली है कि अखंड भारत का निर्माण करके रहेंगे। हमारे पास अब कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन जो ये भाई 100 आत्माएं यहाँ पे, इस तरह के हरियाणा में जो और आत्माएं हैं, और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम आप कम से कम महीने में नहीं 2 महीने में ट्रेनिंग सत्र आपने जरूर रखना। मेरा आपसे बिल्कुल निवेदन है कि हर 2 महीने में जिले वाइज चेंज कर दीजिए आप। जैसे अब की बार ये उत्तर हरियाणा हो गया, दक्षिण हरियाणा है या करनाल साइड है, जब भी आपको लगे कि हर 1 महीने में 2 महीने में इस तरह का आपको ट्रेनिंग सत्र जरूर रखना है, ताकि जो साथी अभी तक, कई बार होता है ऐसा, जो साथी हमसे जुड़े हुए 2 साल से, कई बार वो भी प्रमाण नहीं दे पाते। जब वो बार बार इस तरह ट्रेनिंग में आएंगे तो बार बार इस तरह का जो विचार है वो डेवलप होगा। और तीसरी और आखिरी बात आयुर्वेद के बारे में,
देखिए, मैं किसी भी पैथी की बुराई नहीं करता, लेकिन कुछ कड़वी बातें कहने का अनुभव रखता हूँ। मैं बार बार एक निवेदन करता हूँ सबसे, जो प्रामाणिक है इस दुनिया की पत्ती वो आयुर्वेद है। आजकल एक जो शब्द बार बार सुनने को आता है नेचुरोपैथी, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, उपवास जो विषय है वो आयुर्वेद का ही विषय है। अगर उपवास बताया आयुर्वेद में किस ऋतु में क्या फल खाना, किस बीमारी में क्या फल खाना, वो बिल्कुल बारीकी से बताया गया है। एक फल, एक डाइट, हर रोग में एक चिकित्सा कभी नहीं चलती। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस साथी ने जो भी नेचुरोपैथी की बात करता है उसके थोड़ा सा और गहराई में जाए। ये ना हो कि जिस तरह हम आज एलोपैथी के दंड भुगत रहे हैं, कभी कभी जाके इसके भी दंड भुगते हैं, क्योंकि मैंने कई बार आजमा के भी देखा है और बहुत सारे जो बड़े चेहरे हैं इसके नेचुरोपैथी के, उनसे मेरी बात भी हुई है। इस तरह फंसते हैं कई बार कि हम समाज में चीज़ें बता नहीं पाते, ये बात भी आपने बतानी नहीं है। एक बार एलोपैथी से लेके आप कहीं ले आओ उनको, आप नेचुरोपैथी पे ले आओ, कहीं भी ले आओ, लेकिन मूल आयुर्वेद है। आप आयुर्वेद से मत भटकिए, कहीं ये ना हो कि हम एक कांटे भरे रास्ते से छोड़ के दूसरे कांटे भरे रास्ते चल पड़े। मूल में आयुर्वेद है। आपको हर बीमारी पे, हर मौसम पे, हर ऋतुचर्या पे, हर दिनचर्या पे, हर एक फल का क्या गुण धर्म है उस पर जाना पड़ेगा। हर चीज़ की, हर बीमारी की सबको एक चीज़ दवाई हम नहीं दे सकते। यह आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। इस बात पे आपने थोड़ा सा गहराई से चिंतन करना है। अब मैं निमंत्रण देना चाहूँगा संगठन के बारे में भाई नरेंद्र जी को, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। नरेंद्र भाई आप आइए, संगठन के बारे में क्या करना बताइए।